अस्सलामु अलैकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, दुआ का आगाज करें इसके साथ कि शुरू करते हैं इस रब जलील के नाम से जिसकी मदद से सख्तियों में आसानी आती है। ए अल्लाह हमें इस आफात और से महफूज फरमा, आमीन सुमा आमीन। बुलेटिन का आगाज करें, खबर दें आपको मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 115 और 1523 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 24,000 से बेतजावुज कर गई है। मजीद 38 अफराद भी चल बसे हैं। आपको बताएं कि मुल्क में मरीजों की तादाद 24,000 से तजावुज कर गए। मजीद 48 अफराद भी चल बसे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 115 केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 24,000 से भी तजावुज कर गई। मजीद 38 अफराद भी चल बसे हैं। मुल्क में 1,523 नए केसेस सामने आ गए। मरीजों की तादाद 24,073 तक पहुंच गई, जबकि 24 घंटों में मजीद 38 अफराद अमवात हुई हैं और तादाद 564 हो गई। अफराद कोरोना मरीज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 12,196 टेस्ट किए गए, जबकि 1,523 अफराद में इसकी तस्दीक हुई। अब तक मुल्क भर में 2,44,778 अफराद टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 6,464 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब में इस वक्त 9,077 अफराद इस मुजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सूबा सिंध में 8,640, इस्लामाबाद में 521, बलोचिस्तान में 1,495, खैबर पख्तूनख्वा में 3,712, आजाद कश्मीर में 76, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 388 कंफर्म केसेस हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 38 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 564 हो गई। सिंध में 157, पंजाब में 175, खैबर पख्तूनख्वा में 203, गिलगित बल्तिस्तान में 3, बलोचिस्तान में 22 और इस्लामाबाद में 4 मरीज जान से हाथ धो बैठे। लॉकडाउन खोला जाए या नहीं, फैसला आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत होने वाले कौमी राबता कमेटी इजलास में लॉकडाउन नरम किए जाने से मुतालिक अहम फैसले किए जाने भी मुतवक्के हैं। लॉकडाउन आज होगा या नहीं, इसका फैसला आज किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास में सूबाई वज़राए आला, अस्करी और सिविल इदारों के आला हुक्काम शरीक होंगे, जबकि विफाकी वज़रा, मुआवनीन खुसूसी, चेयरमैन NTMA भी शिरकत करेंगे। कौमी राबता कमेटी के इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा और मुतवक्के सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए आयद की गई लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी करने के लिए भी सिफारिशात की तजवीज की है। सिफारिशात में मौसर कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के बाद बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट की बहाली, तामीराती शोबे का दूसरा मरहला, खरीदारी मराकज खोलने और इस्लामाबाद में दीगर मुख्तलिफ महकमों को फाल करना शामिल है। दुकानों के औकात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे और शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक बढ़ाने की भी तजवीज दी गई है। रमजानुल मुबारक के आखिरी 15 रोज में मजहबी इज्तिमात के लिए कवायद ज़वाबित में तब्दीली न करने का भी फैसला किया गया है। फैसलाबाद से आपको खबर दें, फैसलाबाद में जखीरा अंदोजों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में 16,000 कार्टन घी और 12,000 बोरियां चावल की बरामद कर ली गई हैं। मजीद जानेंगे अली गौहर से। अली, आगाह कीजिएगा। जी देखें, जखीरा अंदोजों के खिलाफ जिले इंतजामिया फैसलाबाद जो है वो बिल्कुल मुतहरक नजर आ रही है। रोजाना की बुनियाद पर जो कार्रवाइयां हैं वो अमल में लाई जा रही है, चूंकि जखीरा अंदोज जो है वो हाल मुल्क की जो सूरत हाल है उसको समझने को तैयार नहीं है और जखीरा करने पर बिल्कुल तैयार है। और इस हवाले से क्राइम कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने कुड़ियावाला के इलाका में कार्रवाई करते हुए 1600 कार्टून जो घी के हैं वो बरामद कर लिए हैं और इसके साथ साथ 1200 बोरी चावल जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। गोदाम को सील कर दिया गया है और 25,000 रुपये जुर्माना भी किया है और इसके साथ साथ जो मुलजमान है वो गिरफ्तार नहीं हो सके और फरार होने में कामयाब हो गए। मैं आपको आगाह करूं कि DC फैसलाबाद मोहम्मद अली की जानब से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से AC सदर
मोहम्मद उमर मकबूल और एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी जो है उनको खुसूसी टास्क दे दिया गया है। इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है उनको भी हाई अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि जहां से शिकायत मसूल होती है फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस हवाले से पुलिस जो है उसकी इमदाद भी साथ शामिल है कि जहां भी इस हवाले से मुखबर जो है मुखबी पर इत्तला मिलेगी वहां फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं आपको आगाह करता चलूं कि रवा हफ्ते में ये चौथी बड़ी कार्रवाई है जिसमें काफी ज्यादा जो है सामान बरामद किया गया है। ताल 1600 कार्टून जो है घी के बरामद किए गए हैं और 1600 बोरी चावल जो है बरामद कर लिए गए हैं। गोदाम को सील कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया अली गौहर। उधर सादिकाबाद में खुफिया इदारे की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की। माची गोच के करीब गोदाम पर छापा मारा गया और 5760 बोरी गंदुम बरामद कर ली गई, जिसकी मालियत तकरीबन 2,01,60,000 रुपए है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ अवान से। आसिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। आज माची गोट के करीब 5760 गंदम की बोरियां बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत 2,01,60,000 रुपए बताई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है गंदम सीड कंपनी की आड़ में जखीरा की गई थी, जिसे बरामद कर लिया गया है और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आसिफ अवान। अमरीकी सदर ने एक बार फिर चीन की कोरोना से निपटने की हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह वबा अमरीका पर किया जाने वाला बदतरीन हमला है। ट्रंप ने इस वबा का मवासना दूसरी जंग अजीम के दौरान जापानी अफवाज की जानिब से अमरीकी बहरी अड्डे पर हाल पर हमले और 9/11 के वाकयात से किया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि अपने मुल्क पर किए गए बदतरीन हमले से गुजर रहे हैं। ये अमरीका पर किया गया अब तक का बदतरीन हमला है। ये पर्ल हार्बर से ज्यादा बुरा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ज्यादा बुरा है। ऐसा हमला पहले कभी नहीं हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अमरीकी सदर का कहना था कि ये शुरू में ही रोका जा सकता था, जहां से इसका आगाज हुआ था। चीन में रोका जा सकता था, मगर ऐसा नहीं किया गया। फेसबुक ने समाजी राबतों के अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कोरोना वायरस के बारे में गलत मामूलात फैलाने वाले मुतादिद अकाउंट्स हटा दिए हैं। इंतजामिया के मुताबिक जाली अकाउंट्स का ताल्लुक रूस और अमेरिका समेत मुख्तलिफ मुल्कों से था। उन अकाउंट्स में एक नेटवर्क अमेरिका में पाया गया जो सिर्फ इस थ्योरी की तरवीज कर रहा था कि यह वायरस अमेरिकी सदर के खिलाफ गहरी साजिश का हिस्सा है। इब्तदाई तौर पर कोरोना वबा के बारे में खदशात को बाद में 5G या आलमी अशराफिया के बारे में साजिशी नजरियात में ढाल लिया। फेसबुक इंतजामिया के मुताबिक रूस के भी नेटवर्क को सुनी सुनाई बातें फैलाने की बुनियाद पर बंद कर दिया गया। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कोरोना से मुतालिक जाली खबरें फैलाई जा रही थी, जिस पर फेसबुक इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लॉक कर दिया। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं ताजिर बिरादरी इस मुल्क को अरबों रुपए का टैक्स देती है, उनकी वजह से पूरा पाकिस्तान चल रहा है। तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी है। खुर्रमशेर जमान का अतीक मीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मुलाकात का मकसद हम किसी मंजिल पर पहुंच जाएं। हमारा मुतालबा ये है कि सिंध हुकूमत फौरी SOPs बनाए। इस वक्त कराची को बंद करना मुनासिब नहीं। सिंध हुकूमत की जानिब से इस वक्त कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। आज कराची के लोग भूखे मर रहे हैं। ये ताजिर इस मुल्क को अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। हम वजीर आजम से ताजिरों की मुलाकात कराएंगे और ताजिरों की हर मुमकिन मदद के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। कि इस वक्त कराची के अंदर जो कराची के साथ सलूक किया जा रहा है वो बिल्कुल सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें इंटरवीन करें। हम हालांकि समझते हैं, हमें ये एहसास है कि 18वीं तरमीम के बाद सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी हैं, वो वफाक की नहीं आती हैं। इस मौके पर ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना था कि हम कोरोना से लड़ना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं। हम ताजिर अपना जायज हक मांगने की बात कर रहे हैं। हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं। हमें एक महफूज और महदूद तरीके से कारोबार करने की इजाजत दी जाए। इस वक्त भी आप मार्केटों का सर्वे करें तो आप देखेंगे कि लोग एक उम्मीद लेकर अपनी दुकानों के शटर्स के बाहर बैठे हैं, जिन्हें देखकर हमारा जी चाहता है, हमारा खून खोलता है कि हम ऐलान करें कि आप शटर खोलें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन पहले दिन से हमारा ये कहद है, हमारा ये आवाम से, हुकूमत से ये वादा है कि हम ना हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेंगे, ना आवाम के लिए, ना ताजिरों के लिए।
ہم ریاست سے ٹکرانا نہیں چاہتے. ہم اس قدرتی آفت کے سامنے ہم کورونا سے لڑنا چاہتے ہیں, حکمرانوں سے نہیں. عتیق میر کا مزید کہنا تھا کہ عید آ رہی ہے, مشکلات اور بڑھ سکتی ہیں. اگر 2 سے 3 دن کے اندر سندھ حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور دکاندار آگے ہوگا. مراد علی شاہ صاحب, خدا کے لیے ہماری مجبوریوں کو سمجھیں. شہزادہ معین, سچ ٹی وی, کراچی. رحیم یار خان پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 1500 مقدمات کو درج کر کے 2950 لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. مزید جانیں گے محمد فاروق سے. جی فاروق, آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں رحیم یار خان شہر میں. اگر بات کی جائے دفعہ 144 اور لاک ڈاؤن کی, تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو ضلع رحیم یار خان کی پولیس ہے, اس نے پورے ضلع میں ناکے لگائے ہوئے ہیں. لوگوں میں اویئرنیس فراہم کی جا رہی ہے کہ کورونا ایک خطرناک بیماری ہے. اس وقت ضلعی پولیس ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہے, مزید ہم ان سے جانتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضلع رحیم یار خان میں صبح سے لے کے سحری کے بعد سے لے کے رات 11 بجے تک جو ہے ہر چوک میں تقریباً ناکے لگے ہوتے ہیں. تو اس میں تقریباً ابھی تک 1500 سے زیادہ جو ہے وہ مقدمات ہم درج کر چکے ہیں اور لوگ گرفتار کیے ہیں. تقریباً 10,000 کے قریب لوگوں کو ہم نے وارننگ دے کے اور شورٹی بونڈ پہ ہم نے جو ہے وہ وارننگ دی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ ایمرجنسی میں جا رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل وغیرہ, یا جو کوئی مریض ہوتا ہے جن کو استثناء حاصل ہے, ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ جو ہے بڑا سختی کے ساتھ نمٹا جا رہا ہے. جی, آپ نے ترجمان پولیس رحیم یار خان کی باتیں سنی. انہوں نے شہریوں سے یہ اپیل کی ہے کہ شہری جو ہے وہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے بالکل بھی باہر نہ آئے. جی بہت شکریہ محمد فاروق. پنجاب, بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت اور خیبر پختونخوا نے حمایت کر دی. ملک بھر کے تعلیمی ادارے 1 جون کے بعد بھی بند رکھنے یا کھولنے کا حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا کانفرنس انعقاد ہوا, جس میں تمام وزراء اور ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اور اجلاس میں پنجاب, بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے, تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں. تاہم خیبر پختونخوا نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی حمایت کر دی. صوبوں میں اتفاق نہ ہونے پر معاملہ قومی رابطہ کمیٹی کے کل کے اجلاس میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سندھ نے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں 1 جون کو سکولز کھلنا مشکل ہے, مالی مشکلات کا شکار ہیں. اداروں کو اسٹیٹ بینک بلا سود قرض دے تاکہ وہ ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکیں. صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی نے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں 1 جون سے اسکول کھلنا مشکل ہے. حتمی فیصلہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا. وہ جو اسکول کھلنے کا ہم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ 1 جون سے اسکول کھلیں گے, اور اس کے بعد ایک اکیڈمک پلان ہم نے پورا اناؤنس کیا تھا, اس پر ہم ابھی کوئی اگلے 5-6 دنوں میں ہماری جو ایجوکیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس پلان کر رہے ہیں. وہ اجلاس ہم بلائیں گے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اعلان کریں گے کہ 1 جون سے اسکول کھلنا پاسبل ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں آج یہ آپ کے سامنے خود میرا اندازہ ہے کہ شاید 1 جون سے اسکول کھولنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا, جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. سعید غنی کا کہنا تھا کہ محکمہ محنت نے نوکریوں سے نکالنے اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی سے متعلق شکایات کو حل کیا ہے. موجودہ حالات میں ادارے مالی پریشانیوں کا شکار ہیں. اسٹیٹ بینک انہیں بلا سود قرضہ دے تاکہ وہ ملازمین کو تنخواہ ادا کر سکیں. تمام اسکول بھی پابند ہیں کہ ملازمین کو پوری تنخواہ ادا کریں اور نوکری سے نہیں نکالیں گے. پہلی تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں حکومت سے, اسٹیٹ بینک سے, کہ اس کو انٹرسٹ فری کر دیں تاکہ جو مالکان یہ قرضہ لیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے اور یہ تنخواہیں جو ہے وہ ملازمین کو مل جائیں. ہم نے ایک کمپلینٹ سیل بنایا تھا اور ہم نے انیشیلی اعلان کیا تھا کہ تمام اسکول 20% جو ہے وہ رعایت دیں گے فیسوں میں, اپریل اور مئی کی فیس میں, اور اپنے تمام ٹیچرز کو, نان ٹیچنگ اسٹاف کو تنخواہیں بھی ادا کریں گے. صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں پر سندھ حکومت عمل کرے گی. اس معاملے پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہ کی جائے. رمضان کے مہینے میں شیطان تو بند کر دیا جاتا ہے لیکن منافع خوروں کی موجیں ہو جاتی ہیں. کراچی والوں کی مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. عام آدمی کے لیے روزہ رکھنا اور افطار کرنا محال ہو گیا ہے. شہری مہنگائی کے خلاف حکومت کو فریاد کرنے لگے. نیشنل دیکھا جائے تو وہ لوگ تو لگا کے رکھتے ہیں کہ جناب ہم نے رمضان کی وجہ سے پیسے کم کر دیے, اور یہاں آج ریٹ کچھ ہوتے ہیں, دوسرے دن آؤ تو وہ 10 روپے 20 روپے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر سب چیز مہنگی, جب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سر کمر ٹوٹ گئی ہے.
अगर सही मानों में पूछा जाए ना, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, ये सही हो जाएगी। जो भी चीज़ दो, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। हालांकि लॉकडाउन में हर चीज़ कहते हैं सस्ती होनी चाहिए, जो प्रॉफिट है उससे 1 रुपया ऊपर लेके कमा लो, लेकिन ये दुकानदार हर चीज़ महंगी दे रहे हैं। ये लोग बेचते हैं 100 के 150 रुपए का 2.5 किलो, कोई 150 का 2 किलो बेच रहा है। इतना जुल्म कर दिया इन लोगों ने, अब कहाँ जाए गरीब बंदा। गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं भाई। ठीक है, लॉकडाउन के अंदर हुकूमत को ये चाहिए कि गरीबों का जितना ख्याल हो सके वो करें। ठीक है, सिर्फ ऐलान ना करें, ऐलान करने से गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा। गरीब से गरीब तक हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि कोई 50 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए की बेच रहे हो, 100 वाली 200 की, कोई किसी को पूछता नहीं है। महंगाई है, टीवी पे आप देखो तो हमारे पीएम हमारे सीएम सब कहते होते हैं महंगाई कम है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो रही होती है। कोई देखने वाला नहीं है कि ये लोगों के साथ हो क्या रहा है, गरीबों के साथ। उधर मुल्तान में मुर्गी का गोश्त 260 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंचा है। गरीब आवाम के लिए बढ़ती महंगाई में रोजे रखना भी दुश्वार हो गया। नाजायज मुनाफाखोर माफिया ने आवाम का जीना भी दोभर कर दिया है। मुल्तान से अहमद काशिफ से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह सयाम रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन रोज़ेदारों के लिए रोज़े रखने भी मुश्किल कर दिए हैं। इस महंगाई ने जो इस वक्त यहाँ पर बरपा है, मुल्तान में 260 रुपए फी किलो तक ब्रायलर चिकन जो है वो फरोख्त हो रहा है, और देसी मुर्गी तो आम आदमी के खाने से ही बहुत दूर चली गई है। दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर को रमज़ानुल शरीफ में आप क्यों इस तरीके से महंगाई में और गोश्त की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं? भाई हमें तो जो रेट मिलता है उस हिसाब से बेचते हैं। लोकल ने माल डाला नहीं है, जो ताजर थे उन्होंने माल डाला है, वो तो कमा रहे हैं। जो लोकल उन्होंने माल डाला नहीं है, अब इसलिए माल बहुत शार्ट हो गया पीछे, इसलिए अब रेट ज़्यादा बढ़ा दिया उन्होंने। अब आम आपसे आते हैं, गिला करते हैं कि महंगाई है। गिला वो करते हैं, अब क्या करें, जो रेट मिलता है हम तो उस हिसाब से बेचना है, हमने अपना नुकसान थोड़ी करना है। बिल्कुल, दुकानदार तो ये कहते हैं कि हमने अपना नुकसान करना नहीं, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से जो है वो महंगी अशिया जब उन्हें मिलती हैं तो वो फरोख्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी इंतजामिया की भी बनती है कि वो महंगाई के तूफान को कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम करें, क्योंकि तमाम तर बोझ जो है वो फिर एक आम आदमी को ही बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। शोहरत की भूखी नाम निहाद NGOs गुर्बत का मजाक उड़ाने लगी। लाहौर में राशन बांटने के लिए रिक्शा ड्राइवरों को इकट्ठा किया गया, वीडियो बनाई और 9-2-11 हो गए। गरीब रिक्शा ड्राइवर राशन के लिए हाथ फैलाए खड़े रह गए। देखते हैं लाहौर से इजलाल हैदर की ये रिपोर्ट। मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक। राशन देने का कहकर सैकड़ों रिक्शा ड्राइवरों को बुलाकर तज़हीक की गई, लेकिन राशन ना मिल सका। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि हुकूमत ऐसी NGOs के खिलाफ एक्शन ले जो गरीबों के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठी करती है, लेकिन गरीबों तक इमदाद नहीं पहुंचाती। रिक्शा ड्राइवरों ने कहा कि 2 माह से रिक्शा ड्राइवरों का कारोबार बंद है, अब तो घर का सामान बेचने तक की नौबत आ चुकी है। हुकूमत हर रिक्शा ड्राइवर को 2 माह का राशन और 30,000 रुपए तक की माली इमदाद दे। कई घंटों इंतजार के बाद सुबह से राशन की राह तकते रिक्शा ड्राइवर मायूस होकर खाली हाथ घरों को लौट गए। उनका कहना था कि धोखाधड़ी और सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद NGOs को बंद किया जाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जामी के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। जुज़वी लॉकडाउन के बाइस कई रोज से दिहाड़ीदार रिक्शा ड्राइवर्स पहले ही परेशान हाल हैं। ऐसे में उनको राशन देने के बहाने से बुलाकर पूरा दिन इंतजार कराया गया है। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं गुज़श्ता चंद रोज में उनके साथ ये सुलूक 2 मरतबा हो चुका है। रिक्शा ड्राइवरों को बुला के तज़ील किया जा रहा है और ऊपर से आगे हमें धमकियां दी जा रही हैं, इधर से निकलें जी, रिक्शे निकालें। ये देखें 2 एहलकार आगे हमें धमकियां दे रहे हैं और हमें निकलने के लिए इधर से कह रहे हैं। लिहाजा ये भाई हमें हमारे साथ बात करें, ये आप लोगों को किसने भेजा है जी, हमें बताया जाए भाई, इधर हमें बताएं आप लोगों को किसने भेजा है। रोको गाड़ी रोको, किसने भेजा आपको? थाने वाले किस लिए? हमें किसी ने नहीं बताया। तो आए ना, मेन इंतजामिया आए, आगे बात करें। आप किस लिए आगे धमकियां दे रहे हैं? किस लिए धमकियां दे रहे हैं? हाँ तो चलो इधर से निकलो, ये क्या तरीका होता है? हमें अल्लाह वाले ट्रस्ट ने इधर बादल रोड ग्राउंड पे राशन के लिए बुलाया था। अमीर शाह साहब की तरफ से कॉल आई थी कि 10:30-11 बजे आप उधर पहुँचेगा, आपको राशन मिल जाएगा। इन्होंने हमें राशन आज भी नहीं दिया। इससे पहले भी इन्होंने बादल रोड ग्राउंड के अंदर हमें बुलाया था,
اس وقت بھی انہوں نے آ کے انتظامیہ نے آ کے تصویریں بنائی, تصویریں لیتے ہیں رکشہ ڈرائیور کو کھڑا کر کے, سارا کر کے تصویریں لے کے, اور یہ لوگ اپنی بس این جی او کو پیسے اکٹھے کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں اور راشن ہمیں بالکل نہیں دیتے ہیں. ہم صبح 6 بجے کے آ کے روزے کے اندر بھوکے مر رہے ہیں. یہاں پہ اتنی گرمی اور تقریباً ہمیں 7 گھنٹے ہو چکے ہیں. اور یہ جو اللہ والے ٹرسٹ ہے یہ ایک فراڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ آتے ہیں رکشوں کی لائنیں لگوا کے, تصویریں بنا کے, ویڈیو بنا کے یہ باہر کے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں, فنڈ اکٹھا کر کے یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں. یہ غریب رکشہ ڈرائیور تک نہیں لے کے جاتے. اللہ والے ٹرسٹ نے ہمیں بلایا تھا راشن کے لیے, جو کہ تنویر شاہ صاحب کی طرف سے اور حافظ مدد جیلانی صاحب کی طرف سے ہمیں کال آئی تھی, اور انہوں نے بلا کے ہمیں نہ تو کوئی راشن دیا گیا اور باقاعدہ ہمیں ذلیل کیا گیا ہے. ہماری درخواست ہے کہ اعلیٰ حکام سے اس چیز کا نوٹس لیا جائے. امداد کے نام پر تشہیر ایک گھناؤنا کھیل معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے, جس میں غریب کی عزت نفس کے ساتھ سرعام کھلواڑ کیا جاتا ہے. تھیلا بھرا, غریبوں کو اکٹھا کیا, تصویریں اور ویڈیوز بنائی اور میڈیا کی زینت بنا دیا. رپورٹ دیکھیے. راشن تھما دیا کسی نے سیلفی کے ساتھ ساتھ, جو مرنے لگا تھا بھوک سے, غیرت سے مر گیا. ملک میں سیلاب آئے, زلزلہ آئے یا کورونا, این جی او مافیا اور نام نہاد خیراتی ادارے اور مبینہ مخیر حضرات غریب عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے نکل آتے ہیں. امداد کے نام پر یہ بازیگر اعلیٰ حکام کی آنکھوں میں دھول جھونک کر غریب اور مستحق افراد کو کھلے عام دھوکہ دیتے ہیں. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے دہاڑی دار مزدور اور یومیہ اجرت پر کام کرنے والے لوگ مشکلات کا شکار ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے, اور ایسے میں 2 وقت کی روٹی کمانے والے مزدور پیشہ افراد کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں. مشکل کی اس گھڑی میں خیرات دینا ایک اچھا عمل ہے, لیکن اس کی تشہیر کے نام پر غریب اور مستحق افراد کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے. نیکی کر کے دریا میں ڈالنے کے بجائے سوشل میڈیا پر ڈالنے کی روایت چل پڑی ہے. اگر ساتھ فوٹوگرافر نہ ہو تو امداد کے لیے غریبوں کو گھنٹوں انتظار کروایا جاتا ہے تاکہ ایک ایک تھیلے کی تصویر بنا کر میڈیا کی زینت بنائی جائے. لیکن امداد لینے والے کا سر شرم سے کتنا جھکے گا, اس کا درد کہیں محسوس نہیں ہوتا. نام نہاد مخیر لوگ تصویر بنانے کے لیے اکٹھے ہو کر کسی غریب کے دروازے پر جاتے ہیں, تصویر بناتے ہیں اور راشن بھجوانے کا دلاسا دے کر چلے جاتے ہیں. ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے, لیکن وطن عزیز میں تو خیرات کرتے ہوئے تصویر کی ہاتھوں ہاتھ تشہیر کی جاتی ہے. میرے ملک کا غریب بھوک سے شاید نہ مرے, لیکن شرم سے مر جائے, اس کا مکمل اہتمام کیا جاتا ہے. کورونا انسانی نہیں سیاسی مسئلہ بننے لگا. المصطفیٰ اسکاؤٹس کو حکومت اور اپوزیشن سب اپنا بنا کر ٹویٹ اور تصاویر شائع کرنے لگے. کورونا کا مسئلہ انسانی سے زیادہ سیاسی دکھانے دینے لگا. سیاسی جماعتوں سے لے کر وزیر اعظم تک کمپنی کی مشہوری کی دوری میں دکھانے دے. وزیر اعظم نے المصطفیٰ اسکاؤٹس کو بھی ٹائیگر فورس بنا کر ٹویٹ داغ ڈالا. نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف بھی پیچھے نہ رہے, انہیں نون لیگ کے رضاکار بنا کر تصاویر شیئر کر دیں. اور تو اور ایک میڈیا چینل نے بھی بغیر تصدیق اس اسکاؤٹس گروپ کو ٹائیگر فورس کے طور پر پیش کر ڈالا. المصطفیٰ اسکاؤٹس کے ذمہ داران نے واضح کیا کہ کورونا کے خلاف میدان میں سرگرم المصطفیٰ اسکاؤٹس ایک غیر سیاسی اسکاؤٹس گروپ ہے. اس کا کسی بھی قسم کی سیاسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کورونا کی وبا کے خلاف پاکستان کے محب وطن شہری کی حیثیت سے وطن کی خدمت کے جذبے کے طور پر کام کر رہے ہیں. پرائیویٹ اسپتال مالکان نے کورونا کے خلاف جنگ میں مریضوں کا خون نچوڑنا شروع کر دیا. بھاری فیسز کی وصولی, عوام کے لیے علاج کرانا ناممکن ہو گیا. رپورٹ دیکھیے سجاد قاسمی کی. کورونا کی وبا نے انسانیت کے لبادے میں چھپے گراں فروشوں کو بے نقاب کر دیا. نہ خوف خدا نہ ہی موت کا ڈر. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والوں نے قدرتی امتحان کو بھی کمائی کا ایسا ذریعہ بنایا کہ راتوں رات مہینے بھر کی کمائی کرنے لگے. کلثوم انٹرنیشنل ہسپتال, شفا ہسپتال, یہ تو وہ ہسپتال ہیں جو کورونا کے مشتبہ مریضوں کو من مانے پیسوں کے عوض ٹیسٹ کروانے پر راضی ہو جاتے ہیں. جڑواں شہروں کے بیشتر دیگر ہسپتال مشتبہ علامات والے مریضوں کو چیک کرنے سے ہی گریز کرتے ہیں. اب بات کی جائے مانگے جانے والے داموں کی تو ایک دن کا وینٹیلیٹر کا کرایہ 10,000 سے 15,000 ہے. کمرے کا کرایہ, چیک اپ فیس, ادویات اور ٹیسٹوں کا خرچہ اس سے ہٹ کر ہے. ذہنی اذیت کا شکار شہریوں کو ٹیسٹ کے لیے سی ٹی, ایکسل, چغتائی, شفا اور دیگر لیبارٹریوں کو 7,000 سے 12,000 تک نہ چاہتے ہوئے بھی دینا ہوتے ہیں. سجاد قاسمی, سچ نیوز, اسلام آباد.
प्राइवेट अस्पताल से गिरा, सरकारी में अटका। कोरोना के मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल में डरावना ख्वाब बनने लगे। सरकारी अस्पतालों में फीस ने अवाम के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट करेंगे ज़ैन नकवी। कोरोना वबा फैली पर प्राइवेट अस्पताल वायरस से मुतासरा मरीजों को रखने से भी गुरेजा रहे। ताहम अब लाहौर के चंद बड़े अस्पतालों ने कोरोना वायरस का इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि इंसान कानों को हाथ लगाए। डॉक्टर अस्पताल में भी कोरोना का इलाज जारी है, जहां कोरोना के मरीजों के लिए 25 बिस्तरों की सहूलत मौजूद है। डॉक्टर अस्पताल में एडमिट होना है तो पहले 1 लाख रुपए अस्पताल इंतजामिया को थमाने होंगे। कमरा चाहिए तो 22,000 अलहदा से होंगे। मरीज के योमी अखराजात 40 से 45 हजार रुपए तक पहुंच जाते हैं। अगर मरीज को वेंटिलेटर दरकार है तो जरूर मिलेगा, लेकिन जेब ढीली करनी पड़ेगी। वेंटिलेटर की सूरत में रोजाना के अखराजात 60,000 रुपए तक जा सकते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम बहरिया टाउन के अस्पताल बहरिया ऑर्चिड में कोरोना के मरीजों को एक दिन आइसोलेशन रूम में रहने के 25,000 रुपए देना होंगे। बेहतरीन निगहदाश्त चाहिए तो 30,000 रुपए देना होंगे और आईसीयू में 35,000 में एक दिन रहा जा सकता है। मरीज के योमिया अखराजात बिल तरतीब 50, 60 और 70,000 रुपए तक पहुंच जाते हैं। शहरी कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए उन्हें सरकारी अस्पताल ही भाता है। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के अखराजात सुनकर ही तबीयत सेट हो जाती है। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़ लाहौर। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा कम ना हो सकी, लेकिन लॉकडाउन में गैर एलानी नरमी से निजाम जिंदगी बहाल होने लगी है। मजीद जानेंगे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी देखिए, कोरोना वायरस की वबा तो ख़त्म नहीं हो सकी, दिन ब दिन वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन शहर कायद में गैर एलानिया लॉकडाउन में नरमी जो देखने में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से शहर में ज़िंदगी बहाल होती हुई नज़र आ रही है। कैमरामैन अगर दिखाएं तो सड़क पर पहले जो है गाड़ियां नज़र नहीं आती थी, कम गाड़ियां होती थी, शहरी घरों तक महदूद होते थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज़ से जो है शहर की सड़कों और शहर की मार्केटों पर जो है रश नज़र आ रहा है और शहरी अपने कामों, दफातर और दीगर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम होते हैं वहाँ पर जा रहे हैं। इस वक्त जो बस स्टॉप है, बसें तो नहीं चल रही, लेकिन बस स्टॉप पर लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि रिक्शा, टैक्सी या 4 सीटर उनको मिल जाए, उसमें जाके अपने काम काज पर जाएं। तो ये सूरत हाल शहर में नज़र आई है और शहर की मार्केटें, तिजारती मराकज़ बंद हैं, लेकिन शहर की सड़कों पर जो रश नज़र आ रहा है वो मामूल के मुताबिक ही नज़र आ रहा है। ज़िंदगी बहाल होते हुए नज़र आ रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन पर जो है मुकम्मल तौर पर नरमी लाई जाए, ताकि शहरी जो है अपने कामों पर जाएं और शहरी जो दोबारा जिंदगी उनकी बहाल हो सके। सही, बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुलाकात करके कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात में मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल गुज़िश्ता माह 15 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दरमियान मुलाकात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑफिशियल फेसबुक पेज के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में अहम कौमी सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। 23 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्हें मुल्क की सलामती के उमूर और कोरोना वबा के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं को खारजी और दाखिली मुहाज पर दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वफाकी वज़रा और मुशीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। गुजरांवाला में कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स आज से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगी। डेप्यूटी कमिश्नर गुजरांवाला की जानिब से टाइगर फोर्स के जवानों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मजीद जानेंगे रईस खुर्शीद से। जी रईस। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स जो है आज से गुजरांवाला में उन्होंने काम शुरू कर दिया। 800 से ज़ायद अहलकारों की यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन की गई थी, जिनको आज बाकायदा से SOPs दिए गए हैं, उनको हदायत जारी की गई हैं। वो क्या क्या काम करेंगे ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ टाइगर फोर्स की ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताइएगा किस तरह से आप क्या क्या काम करेंगे? जी, मेरा नाम मोमिना ताहिर है और मैं डॉक्टर हूँ और मैंने क्वारंटीन फैसिलिटी को चूज़ किया है काम करने के लिए। मुझे 10 लोगों की टीम दी जाएगी और मैं उन्हें फर्दर गाइड करूँगी कि कैसे काम करना है। प्लस हमें वहाँ सारी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए किट्स और हैंड सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को इस बीमारी से, इस वबा से बचाएंगे। ये डॉक्टर हैं और इनका जो हौसला है वो भी बुलंद है। एक और खातून है। अच्छा, आप क्या करती हैं और किस तरह से आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे? मैं BS साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ बेसिकली, और यहाँ पे मैंने हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड डाटा मैनेजमेंट की फैसिलिटी चूज़ की है। इसके लिए वो हमें पहले ट्रेन करेंगे
उससे रिलेटेड हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद हमें एक टीम असाइन की जाएगी जिसको आगे से फर्दर हमें ट्रेन करना है। ये जो ख़वातीन हैं और मर्द हैं, नौजवान हैं, टाइगर फोर्स के, इनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं और ये जो लॉकडाउन है और जो लॉकडाउन के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया रईस खुर्शीद। ऑपोजिशन ने कौमी असम्बली के बाद सेनेट इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया। सेनेट इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी जमा करा दी गई। रिक्वेजिशन 34 अरकान के दस्तखत के साथ जमा कराई गई। कौमी असम्बली ही क्यों, ईवान बाला का इजलास भी बुलाया जाए। अपोजिशन मैदान में आ गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट में 34 अरकान के दस्तखतों के साथ रिक्वेजिशन जमा करवा दी गई। अपोजिशन जमातों की जानब से इजलास के लिए एजेंडा भी तैयार कर लिया गया। कोरोना वायरस के मामले पर बहस का मुतालबा एजेंडे का हिस्सा है। एजेंडे में मुतालबा किया गया है कि हंगामी हालात में मुल्क को मुतहद रखने से मुतल्लक वफाकी हुकूमत की पॉलिसी पर बहस करवाई जाए, जबकि कोरोना वायरस बहरान के दौरान पार्लियामेंट के किरदार पर भी बहस की जाए। अपोजिशन जमातों की जानब से जमा करवाई गई रिक्वेजिशन के एजेंडे के मुताबिक कोरोना बहरान से निमटने के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी ज़ेर गौर लाई जाए। जमा करवाई गई रिक्वेजिशन के मुताबिक अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि कोरोना की मईशत पर असरात, कर्जों पर दोबारा मुज़ाकरात, अवाम के लिए रिलीफ प्रोग्राम पर बहस की जाए और कोरोना वायरस के कौमी सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी पर असरात, कोरोना बहरान के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत पर भी बहस की जाए। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि भारत में मोदी हुकूमत की जानब से मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर ऐवान बाला में बहस करवाई जाए। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। फैसलाबाद में शहरी पर तशद्दुद के इल्जाम में 2 वकला समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। फैसलाबाद में शहरी वकला गर्दी का निशाना बनने लगे। शहरियों पर तशद्दुद के इल्जाम में 2 वकला समेत 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिला कचहरी में बयान हल्फी के लिए आने वाले उमर और अली हसन को मुदस्सर नामी एडवोकेट ने साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बनाकर टांग तोड़ दी, जिससे उमर टांग से माजूर हो गया। सदर बार और सेक्रेटरी बार की मुदाखलत पर दोनों की जान बख्शी हुई। वकला गर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतासरीन ने सच न्यूज को बताया। शानी, मुदस्सर और उनका बलास सरवर, शानिया भाई और 8-10 वकरा और इन्होंने मुझे मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया। मेरी एक टांग आगे खराब थी, दूसरी टांग में वार करके मेरी टांग की हड्डी तोड़ दी। हमारे लड़के जो बयान हल्फी लेने गए कचहरी और वहां पे वकला ने पकड़कर उनको पुरतशद्दद किया और उनकी टांग तोड़ दी, जहां पर सेक्रेटरी बार, सेक्रेटरी सदर उन्होंने इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की है। बयान हल्फी लेने गए थे, मोहल्लेदारों के साथ चले थे, हक पर चले थे, तो उधर हमें वकीलों ने मारा है, ठुड्डे मारे हैं, मोटरसाइकिलें मारी हैं, हर चीज चैम्बर में लेके गए हैं। इनके ऊपर टांग भी तोड़ी है। दूसरे भाई की, 2 भाई थे, हम दोनों गए थे, तो उन्होंने बहुत तशद्दुद किया। तासरीन और अहले इलाका का ये कहना है कि वकला कचहरी में लोगों की मदद के लिए मुकदमे लड़े, मगर मुदस्सर नामी वकील ने मोहल्ला में लोगों का जीना दूभर कर दिया है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर वाक़े के नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन जवेद भट्ट के साथ अली गोहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। एक और नून लीगी रहनुमा की वारंट गिरफ्तारी जारी। स्कीम 3 में 27 कैनाल 3 मरले सरकारी जमीन पर कब्जे के मामले पर सेनेटर चौधरी तनवीर समेत पटवारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी थाना एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में नामजद मुलजिमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई है। सिविल जज काशिफ अलवी ने मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजिमान में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर खान, अब्दुल शकूर, सगीर अहमद पटवारी हल्का तोपीहाल, गिरदावर तहसील रावलपिंडी और रिटायर्ड गिरदावर चौधरी जहांगीर शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर खान ने अपने रिश्तेदार अब्दुल शकूर के जरिए उस वक्त के पटवारी और गिरदावर के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया और महंगे दामों फरोख्त की। सरकारी जमीन की इस खुर्द-बुर्द की इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद तफ्तीशी अफसर एंटी करप्शन जाहिद ज़हूर ने सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी काशिफ अलवी की अदालत से मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। जाहिद ज़हूर कहते हैं कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस और डायरेक्टर कमल बतूल की निगरानी में ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और बहुत जल्द ये लोग कानून की गिरफ्त में होंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज की जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। रियासती दहशतगर्दी, नौजवानों का कत्लेआम, लोगों को घरों से महरूम करने के लिए भारतीय हथकंडे भी जारी हैं, लेकिन लाखों कुर्बानियों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं।
पूजा कश्मीर में जबरी पाबंदियां, बर्बरियत और सफाकियत की दास्तानें। रियासती दहशतगर्दी के दौरान जवानों को शहीद और घरों को धमाकों से उड़ाना मामूल। लम्हे घंटों में बदले और घंटे महीनों में तब्दील हो गए। निजाम जिंदगी यकसर तब्दील हो गया। कुछ न बदला तो वादी जन्नत नजीर के मजलूम बासियों की किस्मत, जो आज भी दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज के मजालिम सहने पर मजबूर है। वादी में जबरी पाबंदियां बरकरार हैं। अद्वियात और खुराक की किल्लत के बाद वबाई हमलों ने भी लाचार कश्मीरियों को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है। दरिंदा सिफ्त भारतीय फोर्सेस के हाथों रियाज नेकू की शहादत के बाद वादी की सूरत हाल अबतर हो गई। जगह जगह एहतजाज और मुजाहिरीन का सिलसिला चल पड़ा है। मुजाहिरीन पर काबिज फोर्सेस की जानिब से ताकत का वहशियाना इस्तेमाल भी जारी है। तारीख आलम के तवील तरीन कर्फ्यू के बायस फाकों का शिकार कश्मीरियों पर मौलिक वबा ने दोहरी कयामत ढा रखी है। न तो मर्ज की तशखीस का कोई निजाम, न दवा और न ही इलाज। जाने कितने अफराद को कोरोना खामोशी से निगल चुका है, मगर न आलमी जमीर जागता है और न अक़वाम आलम की गुंग जबानों में जंबिशें पैदा होती हैं। भारत में बीजेपी हुकूमत के फाशिस्ट नजरियात ने हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी इंतहा को छूने लगी। इस्लामोफोबिया के शिकार कोरोना के खौफ में मुब्तला भारतीय इंतहा पसंद मुसलमानों को कोरोना वायरस की आड़ में तशद्दुद का निशाना बना रही है। हम उसी से संबंध रखेंगे, हम उसी के दुकानों में सामान लेंगे जो हमारे धर्म का प्रतिपालन करेगा। भारत में मोदी सरकार कोरोना वायरस को मजहब से जोड़कर समाजी बेचैनी के शोलों को हवा दे रही है। मुसलमानों को कोरोना वायरस का जिम्मेदार करार देकर मुसलमान कुछ एजेंडे को बढ़ोतरी दे रही है। मुसलमानों को नफरत, तासुब और जुल्म तशद्दुद का बुरी तरह निशाना बना रहा है। कोरोना वबा ने भारत में मुस्लिम कुशी की संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है। वबा के साथ साथ नफरत और भूख के बहरान को आमने सामने ला खड़ा किया है। भारतीय हुकूमत दानिस्ता तौर पर ग्रोही तनाव को नस्ल कुशी की जानिब लेकर जा रही है। उन्हें सब्जी, फल और खाने पीने की दूसरी अशिया खरीदने या बेचने की इजाजत नहीं दी जा रही। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जय श्री राम। नाम पूछने के बाद After asking my name, they said, "You're a Muslim. You've destroyed the country. You've spread coronavirus." भारत वाहिद मुल्क है जहां इस नागहानी आफत के आड़ में मुसलमानों को नफरत, तासुब और जुल्म तशद्दुद का बुरी तरह निशाना बना रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुत्व या अखंड हिंदू ममलिकत के अलंबरदार मोदी हुकूमत की शय पर भारतीय मुसलमानों को कोरोना वायरस का जिम्मेदार करार देते हुए हिंदू अक्सरियती इलाकों से मार मार कर निकाला जा रहा है। मुसलमान मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत देने से इनकार किया जा रहा है। उसने तो छूट कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं कि अगर हिंदू पेशेंट हो तो दिखाएं, अगर मुस्लिम हो तो मना करते हैं बाहर से। ये गाल बता। भारत में इंतहा पसंद हिंदू ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। मोदी के इशारों पर हिंदू बलवाई कोरोना वायरस को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और कौमी मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों पर इस वबा को फैलाने का इल्जाम लगा रहे हैं। कराची पुलिस चीफ ने शहर में कुदरती वफात पर कब्रिस्तान के लिए पुलिस की जानिब से इजाजतनामे जारी करने का नोटिस ले लिया है। एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने जिला पुलिस अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि किसी शख्स को कुदरती वफात पर कब्रिस्तान के लिए इजाजतनामा तलब करना पुलिस का काम नहीं। इलाका पुलिस सिर्फ महकमा सेहत या शहरी इंतजामिया से इतला मौसूल होने पर कोरोना मरीज की तदफीन में हिस्सा ले। तमाम SSP अफसरान अपने मातहत जाली भर्तियों और गैर कानूनी तरक्कियां देने से मुतालिक नैब ने KDA के अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। मुतालिका इदारों से अफसरान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। नैब सिंध ने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में अफसरान के खिलाफ जाली भर्तियों और गैर कानूनी तरक्कियां देने से मुतालिक महकमा बल्दियात को खत अरसाल कर दिया, जिस पर महकमा ने KDA को फौरी तौर पर रिकॉर्ड नैब के हवाले करने का हुक्म दिया, जबकि लाइब्रेरीज या डेवलपमेंट के डायरेक्टर को भी 3 दिन में तफसीलात पेश करने का कहा गया है। KDA में अफसरान की जानिब से एक ही खानदान के 7 अफराद को भर्ती करने का इंकशाफ हुआ, जिसमें शकील सदीकी, हिना सदीकी, हुमा सदीकी, हिना सदीकी, शहरयार सदीकी, सरफराज और निसार और सना सदीकी शामिल हैं। अमरीकी सदर ने अपनी अना पर मुंतखब ऐवान की राय को भी कुर्बान कर दिया। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक अपने जंगी इख्तियारात कम करने की कांग्रेस की करारदाद विटअप कर दी।
वर्जीनिया के डेमोक्रेट्स ने करारदाद पेश की थी। सेनेट ने सदर की मुखालिफत के बावजूद दो तरफा हिमायत के साथ करारदाद मंजूर की। डेमोक्रेटिक के साथ ट्रंप की अपनी पार्टी के लोगों ने भी करारदाद के हक में वोट डाले थे। सदर ट्रंप ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए ईरान से मुतालिक अपने जंगी इख्तियारात कम करने की कांग्रेस की करारदाद को बाइस तौहीन और कानून और हकाइक के मुनाफी करार दिया। उन्होंने करारदाद की हिमायत करने पर अमरीकी सदर ने अपनी ही जमात के अरकान पर शदीद तनकीद की। सदर ट्रंप का कहना था कि करारदाद में अमरीका से दफा से मुतालिक मुझे मुकम्मल तौर पर हासिल आईनी इख्तियारात की गलत तशरीह की गई। ट्रंप ने यह मंतक भी पेश की कि डेमोक्रेट्स ने 3 नवंबर को रिपब्लिकन पार्टी में तकसीम करके इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली के तहत करारदाद को पेश किया था। पाकिस्तान वेमेन फुटबॉल टीम की कप्तान हाजरा खान ने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में तीसरा एजाज अपने नाम कर लिया। 2014 से पाकिस्तान वेमेन टीम की क़यादत करने वाली 27 साला हाजरा खान को नया रिकॉर्ड कायम करने पर आलमी इदारे ने सनद जारी कर दी। हाजरा खान ने बताया कि गुज़श्ता साल फ्रांस के शहर लियोन में 69 घंटे का तवील मखलूत फुटबॉल मैच खेला गया, जिसमें 800 खिलाड़ी शामिल थे। हाजरा खान ने इस तवील तरीन मैच में शिरकत करते हुए मुतादिद गोल स्कोर किए। टेनिस की आलमी तंजीमों और फेडरेशंस की जानिब से कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों के लिए फंड्स का ऐलान कर दिया गया। फंड्स पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों में तकसीम किया जाएगा। ATP, WTA, ITF और चारों ग्रैंड स्लैम्स मुनक्किद कराने वाली तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर फंड मुख्तस किया है। ATP के मुताबिक 13 जुलाई तक सर्किट के तमाम टूर्नामेंट मुअत्तल रहेंगे, जिसकी वजह से मुतादिद खिलाड़ी अपने मुतवक्का आमदनी से महरूम रहेंगे। लिहाजा इन खिलाड़ियों की इमदाद करना काफी जरूरी है। खिलाड़ियों में फंड्स की फराहमी ATP और WTA की जिम्मेदारी होगी, जो खिलाड़ियों की रैंकिंग और इनके गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान जीती जाने वाली प्राइज मनी की बुनियाद पर तय मेयार के तहत रकूम जारी करेंगे। प्रोफेशनल बॉडी ATP के मुताबिक तमाम 7 तंजीमों की जानिब से फंड्स में हिस्सा डाला गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ चैरिटी इवेंट्स और खिलाड़ियों की सामान की नीलामी से भी मजीद फंड्स इकट्ठे किए जाएंगे, जिससे इमदाद का दायरा वसी किया जा सकता है। आज PIA के 2 तैयारे दुबई से 400 से ज्यादा मुसाफिर लेकर फैसलाबाद पहुंचेंगे। दीगर ममालिक से भी खुसूसी परवाजें मुसाफिरों को लाएंगी। आपको खबर दें कि आज PIA के 2 तैयारे दुबई से 400 से ज्यादा मुसाफिर लेकर फैसलाबाद पहुंचेंगे। दीगर ममालिक से भी खुसूसी परवाजें मुसाफिरों को लाएंगी। आपको बताएं कि आज PIA के 2 तैयारे दुबई से 400 से ज्यादा मुसाफिर लेकर फैसलाबाद पहुंचेंगे, जबकि दीगर ममालिक से भी खुसूसी परवाजें आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। अपडेट करें कि PIA के 2 तैयारे दुबई से 400 से ज्यादा मुसाफिर लेकर फैसलाबाद पहुंचेंगे। आज PIA की खुसूसी परवाज PK 757 बरतानिया रवाना होगी। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन का जो रिलीफ ऑपरेशन और दूसरे ममालिक में कोरोना वायरस के बायस फंसे पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाने का जो ऑपरेशन है वो जारी है। और आज जो कौमी एयरलाइन है उसकी खुसूसी प्रवास PK 757 जो है वो बरतानिया रवाना होगी। ये प्रवास जो है वो बरतानवी शहरियों को यहाँ से लाहौर से लेकर लंदन जो है वो रवाना होगी, जबकि 8 मई को PIA का खाली त्यारा जो है वो दुबई रवाना किया जाएगा। जो आज प्रवास लंदन रवाना होगी वो वापसी पर 200 से ज्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनको लेकर लाहौर पहुंचेगी, जबकि जो 8 मई को प्रवास जो दुबई जाएगी वो भी 200 से ज्यादा जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस लेकर जो है वो लाहौर पहुंचेगी। आज PIA के 2 त्यारे लाहौर से जाकर दुबई में महसूर 400 से ज्यादा जो मुसाफिर हैं उनको लेकर फैसलाबाद पहुंचेगी। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोखर। रेसिंग की दुनिया में फार्मूला 1 को जो अहमियत हासिल है किसी और को नहीं। यही वजह है कि दुनिया के दीगर खेलों की तरह आलमी फेडरेशन ने लॉकडाउन से मुतासरा शायकीन के लिए फार्मूला 1 के कदीम तरीन मुकाबलों की ऑनलाइन सीरीज का आगाज किया है। दुनिया भर की तरह आलमी वबा की वजह से इंग्लैंड में भी खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल हैं।
ایسے میں انگلینڈ کرکٹ نے شائقین کے لیے ٹاپ 10 بہترین پرفارمنسز کی رینکنگ کی ویڈیو ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بوجھ حکام مختلف کھلاڑیوں کی پرفارمنس کے اعتبار سے درجہ بندی کریں گے۔ Well, he's gone for a reverse sweep. Well, that just shows what a good pitch this is. Jimmy Anderson plays an authentic back foot drive. That was... Well, can you believe it? The game of cricket never ceases to amaze. Joe Root and James Anderson now hold the world. کراچی سے آپ کو خبر دیں، لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کے لیے ناکے، لیکن اسٹریٹ کرمنلز آزاد ہو گئے۔ وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ کورنگی کے مختلف علاقوں میں گروہ کی شکل میں ملزمان کی وارداتیں، مختلف وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سرچ ٹی وی نے حاصل کر لی۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ عطا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی میں لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کے لیے تو ناکے ہیں، لیکن اسٹریٹ کرمنل آزاد ہیں۔ کورنگی کے مختلف علاقوں میں گروہ کی شکل میں ملزمان جو ہیں وارداتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مختلف وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے سرچ ٹی وی نے حاصل کر لی ہے۔ چند روز قبل تاجر سے 2.5 لاکھ روپے لوٹ کر بآسانی ملزمان فرار ہو گئے تھے۔ واردات کورنگی نمبر 2 مارکیٹ میں ہوئی، تاحال جس کا تاحال مقدمہ درج نہ ہو سکا ہے۔ ملزمان ٹولیوں کی صورت میں گھومتے ہیں، دکانوں اور ہول سیل اسٹورز کو نشانہ بناتے ہیں۔ فوٹیج میں چہرے واضح ہونے کے باوجود پولیس ملزمان کی شناخت نہیں کر سکی ہے۔ ملزمان نے 4 افراد کو مختلف مواقع پر لوٹا۔ ایک فوٹیج میں ملزمان کو پرسکون انداز میں اپنی پستول انلوڈ کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عطا حسین۔ آپ کو کراچی سے خبر دیں، لاک ڈاؤن کے دوران شہریوں کے لیے ناکے، لیکن اسٹریٹ کرمنلز آزاد ہو گئے۔ وارداتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ کورنگی کے مختلف علاقوں میں گروہ کی شکل میں ملزمان کی وارداتیں، مختلف وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سرچ ٹی وی نے حاصل کر لی۔ چند روز قبل تاجر سے 2.5 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہوئے اور واردات کورنگی نمبر 2 مارکیٹ میں ہوئی، تاحال مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا۔ ایل این جی ریفرنس پر سماعت، شاہد حقان عباسی چیئرپرسن اوگرا عظمی عدالت میں پیش۔ نائب نے ضمنی ریفرنس ہی دائر کیا۔ حتمی ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے بتائے، وکیل شاہد حقان عباسی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ حتمی ریفرنس دائر کرنے کے لیے ریکارڈ کراچی سے آنا ہے، وہ نہیں لایا جا سکا۔ نائب تفتیشی افسر کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مزید جانیں گے اسلم کھوکر سے۔ اسلم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج احتساب عدالت میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کا جو ایل این جی ریفرنس ہے اس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں آج سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی اور چیئر پرسن اوگرا عظمی عدالت میں پیش ہوئی۔ شاہد حقان عباسی کے وکیل نے جو ہے وہ عدالت میں کہا کہ نیب نے جو ضمنی ریفرنس دائر کیا ہے، حتمی ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا جائے، جس پر نیب کی جو تفتیشی افسر ہے انہوں نے بتایا کہ حتمی ریفرنس دائر کرنے کے لیے ریکارڈ کراچی سے لانا تھا، لیکن کرونا وائرس کے باعث وہ جو ریکارڈ نہیں لایا جا سکا، جس پر جج اعظم خان نے جنہوں نے کیس کی سماعت کی، انہوں نے کہا کہ ملزم شاہد الاسلام کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ وہ کہاں ہیں، جس پر نیب کے تفتیشی افسر نے کہا کہ وہ بیرون ملک ہیں۔ کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے، جبکہ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد حقان عباسی نے کہنا تھا کہ نیب سے سب سے زیادہ جو تنگ ہے وہ آج خود حکومت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب میں جو وہ ترمیم کر لے، حکومت طرح طرح کے بہانے اس حوالے سے کرتی رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا مقدمہ جو ہے عوام کے سامنے رکھا ہے۔ یہاں نیب جو ہے وہ کیس نہیں دیکھ رہی بلکہ جو چہرے دیکھ رہی ہے اور اس کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب جو ہے حکومت کے لوگ بھی ہمیں ان عدالتوں میں نظر آئیں گے نیب کے کیسز میں، اور انہوں نے کہا کہ ایل این جی کا جو کیس ہے اس کو 2 سال گزر گئے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی کیس نہیں بنایا جا سکا اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے خلاف جو کیس ہے کیا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بات کی انہوں نے اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کا یہ کام تھا کہ وہ صوبوں کو ساتھ سے لے کر چلتے، لیکن وزیر اعظم نے جو ہے وہ تقسیم کر کے رکھ دیا ہے صوبوں کو، اور صوبوں کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اندرونی اختلافات ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے، اس حوالے سے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں وہ شہباز شریف ہی ہیں اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں اختلاف رائے ضرور ہے۔ شہباز شریف کا بیرون ملک جانے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا حق ہے کہ بیرون ملک جائیں یا نہ جائیں۔ جی صحیح، بہت شکریہ اسلم کھوکر۔ کراچی عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عیدی کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ منفی آ گئی۔
सोल्जर ने कोरोना को शिकस्त दे दी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी और 2 मरतबा उनकी रिपोर्ट मुस्बत आई थी। फैसल ईदी का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। कोरोना में मुब्तला तमाम मरीजों के लिए सेहत की दुआ करता हूँ। फैसल ईदी के बेटे सैयद ईदी कहते हैं, वालिद का तीसरा टेस्ट 2 रोज पहले 4 मई को पिम्स में कराया था। रिपोर्ट मिली है। फैसल ईदी 20 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक करंटीना में रहे। सच न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए सच TV.pk और देखते रहिए सच।